हाँ जी। यार आज की वीडियो में बात करनी है अबाउट माइंड। व्हाट इज माइंड? इज ब्रेन माइंड, या मतलब है क्या चीज़ ये जो इतना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी अबाउट मेंटल हेल्थ और माइंड और ये वो। एक्चुअली में माइंड है क्या अगर सीरियसली देखें प्रैक्टिकली? तो इसके बारे में बात करनी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि मैंने रियलाइज़ करा कि मेरी जो मेन चैनल की डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि आई टॉक अबाउट माइंड। तो कम से कम एक वीडियो तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हम इसके बारे में बात करें, रॉ बात करें, मतलब कोई मतलब शुगर कोटिंग नहीं होनी चाहिए। सिंपल किस तरीके से हम समझ पाएँ कि माइंड है क्या। तो सबसे पहले स्पिरिचुअली बात करते हैं कि अगर मेरे को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो कि व्हाट इज माइंड, तो क्या है? कुछ नहीं है। जो आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं ना, वही माइंड है। अगर आपके वो थॉट्स चलने बंद हो गए या उन थॉट्स के बीच में गैप आने लग गया, तो आप एक ऐसी स्टेट को रियलाइज करोगे, एक्सपीरियंस कर लोगे जहाँ पे माइंड नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ प्योर प्रेजेंस होती है, प्योर अवेयरनेस होती है, आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, जिसको नॉर्मली स्पिरिचुअली हम बोलते हैं कि हाउ टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। हाउ टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट का मतलब क्या? कि जहाँ पर थॉट्स ना हो, पास्ट और फ्यूचर के कोई थॉट्स ना हो, उसी को ही आप बोल दोगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, राइट? तो माइंड क्या हो गया इस केस में कि जो आपके लगातार थॉट्स चल रहे हैं वही माइंड है। और थॉट क्या है? व्हाट इज थॉट? जो आप अपने अंदर ही अंदर बोल रहे हो। सो बेसिकली आप अपने अंदर ही अंदर बोलते हो और एक है कि आप बाहर बोलते हो। तो जब आप बाहर बोलते हो, उसको बोलने से पहले आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, उसके पास जो दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस पड़े हैं, दुनिया भर की मेमोरी पड़ी है उसके बेस पे, और फीलिंग्स पड़ी हैं उसके बेस पे, वो ये कैलकुलेट करता है, वो एनालाइज करता है कि क्या बोला जाना चाहिए, या जो आपके मन में चल रहा है अंदर, क्या वो बाहर आना चाहिए या नहीं, वो अंदर ही ठीक है। जैसे कि अगर उसके बाहर जो भी आप अंदर ही अंदर बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा, या घर में मम्मी पापा ने बहुत उल्टा पुल्टा बोल दिया कुछ, तो उसके बोलने के क्या रेप्रिकॉशन? आपको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा आप निकाल नहीं पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके रेप्रिकॉशंस बहुत हैं। तो अंदर ही अंदर भी वो बोला जा रहा है, सारी एनालाइज जो कर रहा है ब्रेन और सारी कैलकुलेशन हो रही है, उसके बेस पे ही जो भी बाहर आता है वो फिल्टर होके बाहर आता है। तो जो बाहर आता है वो तो बस 1% होता है जो आप अपने अंदर बोलते हो। तो अगर आपने अंदर सारी कैलकुलेशन एनालाइज कर लिया, उसके बाद देखा किसमें से क्या चीज़ें हैं जो कि मेरे को रेप्रिकॉशंस के बिना बाहर आ जाए, इसके कोई उल्टा फुल्टा कोई रिजल्ट नहीं होगा, वो बाहर आता है। तो बाहर जो चीज़ें रिजल्ट है वो तो बहुत फिल्टर होके आता है। तो ये जो अंदर की सारी एनालाइज सिस्टम, एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें सारा एनालाइज हो रहा है, सारे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, वही माइंड है। उसके अलावा कोई माइंड नहीं है। तो इसको बड़ा सिंपल तरीके से अगर हम समझ पाएँ तो इसको ऐसे ही बोलना है कि अगर आप एक आराम से एक जगह पर बैठ जाओ और देखो कि मैं अपने अंदर ही अंदर क्या बोलता रहता हूँ, क्या चलता रहता है मेरे अंदर ही अंदर, और वो जो आप बोलते रहते हो वही माइंड है। जब वो बोलना बंद हो जाएगा तो माइंड भी खत्म हो जाएगा और आप एक ऐसी स्टेट पर चले जाओगे जहां नो माइंड वाली स्टेट पर चले जाओगे। और वो स्टेट है जहां पे आप बड़ा एफर्टलेसली प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, आप बड़ी एफर्टलेसली ऑब्जर्वर वाली स्टेट में रहोगे, वॉचर वाली स्टेट में रहोगे, कि विटनेस, जिसको हम अपनी स्पिरिचुअल उसमें बोलते हैं ना कि विटनेस ऑब्जर्वर बन जाओ। तो हम उस स्टेट में बड़ा एफर्टलेसली रहेंगे, और यही माइंड है। तो इसको हमने बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करा है। जो भी माइंड है इसको बड़ा सिंपल तरीके से हमने समझ लिया है कि क्या है। जो भी आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं वही माइंड है। जब वो थॉट्स चलने बंद हो जाएंगे, जब वो एनालाइज हर टाइम में कैलकुलेशन होनी बंद हो जाएगी, तो आपका माइंड भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो स्पिरिचुअली हमने बात करी है, लेकिन इसको साइंटिफिकली भी समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में भी बात करनी है। तो इसको ऐसे समझो कि साइंटिफिकली अगर हम प्योर साइंटिफिक तरीके से बात करें तो माइंड को कैसे समझ सकते हैं। तो इसकी एनालॉजी मैंने हाउस के साथ रखी है। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम ना उसका कोई माइंड नहीं होता। क्यों कोई माइंड नहीं होता? क्योंकि कोई थॉट नहीं होता। वो बच्चा एफर्टलेसली ही बड़ा प्रेजेंट मोमेंट में होता है। तो इस टाइम इसको ऐसे समझो कि जैसे ये खाली लैंड है, यहाँ पे बच्चा पैदा हो गया है लेकिन खाली लैंड है, यहाँ पे कोई घर नहीं बना है अभी तक, विच इज कि अभी तक कोई थॉट डेवलप नहीं हुआ है, कोई माइंड क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे को एक्सपीरियंस होते रहते हैं, जैसे बिल्कुल छोटी स्टेट में ही, इन्फेंसी वाली स्टेट में ही, जब वो इन्फेंट होता है, जब वो बच्चा होता है, तो उसको कुछ एक्सपीरियंस होते हैं
और वो एक्सपीरियंस बड़े कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बड़े पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा रो रहा है लेकिन उसको किसी ने उठाया नहीं, तो उसके लिए वो बहुत ही ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस है। हमारे लिए एज एन एडल्ट वो एक बहुत ही छोटी बात है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत ही बड़ा ट्रॉमा है। तो उसके लिए वो फील करना ना बड़ा मुश्किल है उस टाइम पर। तो जैसे ही उसको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो कि ट्रोमेटिक था, वो बहुत बड़ा ट्रॉमा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को पकड़ के एक चैम्बर में बंद कर दिया और उसको सच में बहुत बुरे तरीके का ट्रॉमा हो गया, या ट्रॉमा दे दिया, उसके साथ सच में फिजिकल अब्यूज हो गया या सेक्सुअल अब्यूज हो गया, है ना, या कुछ इस तरीके से। लेकिन एक स्मॉल ट्रॉमास भी होते हैं जो एक बड़े बंदे के अकॉर्डिंग तो स्मॉल है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत ही बड़े ट्रॉमास हैं जिसको हम इमोशनल अब्यूज बोल देंगे। ठीक है, तो जैसे ही उसको इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस हुआ जो कि उसको फील करना बड़ा मुश्किल था, वहां पर एक हाउस बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। मतलब कि अब जो है थॉट्स बिल्ड होने स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर एक माइंड क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो माइंड क्या है, इसको हाउस के तरीके से ही समझेंगे। लेकिन ये हाउस जो है ना, अभी बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेटेड हाउस नहीं है, बड़ा सिंपल सा हाउस है। ये हाउस अब इस तरीके से बना है कि जैसे कि 4 दीवारी है। बस इस हाउस में अभी इस तरीके से है कि हमने ये घर बना दिया है लैंड पे, मतलब माइंड जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है बच्चे का, लेकिन अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब कि बस 4 दीवारी करी है, उसके अंदर अभी कुछ नहीं बना है घर के। तो जैसे जैसे उस बच्चे को एक्सपीरियंस हो रहा है पेनफुल, क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक दीवार बननी स्टार्ट हो गई है। अब हमने क्या करा है, पहले 4 दीवारी थी, अब इस घर में एक दीवार बन गई है। दीवार क्या है कि जो माइंड है अब उसमें स्प्लिट क्रिएट हो गया है, फ्रैगमेंट हो गया है माइंड, फ्रैक्चर हो गया है माइंड। तो इसके इस तरफ, इसको इस तरफ तो हम बोल देंगे कि ये कॉन्शियस माइंड है, और ये जो है दीवार के इस तरफ अनकॉन्शियस माइंड है। जैसे कि हमने बात करी कि बच्चे को कोई एक्सपीरियंस हुआ जो कि बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, ठीक है, उसके लिए वो फील करना बड़ा मुश्किल था। तो अभी अगर वो कॉन्शियसली उस मेमोरी को याद रखेगा और उस पेन को याद रखेगा, तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। बच्चे के पास अभी वो टूल्स नहीं है, मतलब कि सेल्फ रेगुलेशन वाले ना टूल्स नहीं है। तो वो फील, अभी उसको फील करने के कोई टूल्स नहीं है कि वो उसको फील कर ले, उस स्ट्रेस को अब्जॉर्ब कर ले और मैनेज कर ले। तो उसके पास सेल्फ रेगुलेशन के कोई टूल्स नहीं है, तो उसने स्प्लिट क्रिएट हो गया माइंड में। और ये जो मेमोरी थी, ये जो एक्सपीरियंस था, और उस एक्सपीरियंस के साथ जो फीलिंग थी, वो दीवार के इस तरफ चली गई। और ये दीवार के इस तरफ क्या है, अनकॉन्शियस माइंड, और ये दीवार के इस तरफ क्या है, कॉन्शियस माइंड। तो अब अनकॉन्शियस में क्या ऐड हो गया, कुछ ऐसी मेमोरीज जो कि बड़ी पेनफुल थी, उसके साथ जो फीलिंग्स थी जो कि फील करनी उस टाइम बहुत मुश्किल थी। बच्चे के पास कोई टूल ही नहीं था कि वो उसको कैसे मैनेज कर ले, उसको कैसे रेगुलेट कर ले। तो उसको प्रोसेस, उस इमोशन को प्रोसेस करने का कोई टूल नहीं था। तो एक दीवार बन गई इस घर के अंदर। पहले 4 दीवारी थी, अब दीवार बन गई, और दीवार के इस तरफ अनकॉन्शियस माइंड चला गया और इधर कॉन्शियस माइंड चला गया। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे उसको और एक्सपीरियंस होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली पेनफुल जो होंगे एक्सपीरियंस वो ज़्यादा होंगे। और पेन से यहाँ बात फिजिकल पेन की नहीं हो रही है, पेन से यहाँ पर बात हो रही है इमोशनल पेन की। ठीक है, कुछ भी ऐसी फीलिंग्स जिनको फील करना बड़ा मुश्किल है, तो वो यहाँ पर इधर इधर चलते जाएंगे। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, ये जो अनकॉन्शियस जो साइड है हाउस की, मतलब कि दीवार के इस वाली जो साइड है, वो बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और इधर जो इधर वाली एरिया है जो कि विजिबल एरिया है घर का, कि जैसे बाहर से जब कोई आए तो जो विजिबल एरिया है घर का वो बहुत ही छोटा है, 5% है, 5 से भी कम बोलो, 2-3% है। और जो मेन एरिया है घर का जो अनकॉन्शियस है, वो इधर पड़ा है दीवार के उधर, वो इनविजिबल है। 97 से 98%, 95% सेफ साइड लेके चलते हैं, अनकॉन्शियस है, मतलब क्या पड़ा है आपको पता ही नहीं है। तो ये है बेसिकली एक माइंड, है ना, जिसको हमने अगर आराम से समझें कि जैसे जैसे बच्चा फिर वो बड़ा होगा, उसको एक्सपीरियंसेस और होते रहेंगे, उसको फीलिंग्स और होती रहेंगी, तो इधर दीवार के इधर वाली साइड का जो कंटेंट है वो और बढ़ता जाएगा, वो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो अब क्या होगा कि इधर ये जो कॉन्शियस है ये तो बड़ा थोड़ा सा रह गया 5%, और सारा जो घर है वो अनकॉन्शियस से ही भर गया। तो जो भी आपकी लाइफ है वो बेसिकली ड्राइव होगी अनकॉन्शियस से ही। तो अब अनकॉन्शियस भी इतना सिंपल नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ बना दिया ना कि एक दीवार बना दी, इधर कॉन्शियस इधर अनकॉन्शियस, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब अनकॉन्शियस का मटेरियल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब सोचो ना कि कोई
मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में कोई चीज़ लेकर आए, ठीक है। अब वो घर के में बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ तो फर्नीचर था, कुछ तो मतलब खराब टॉयज थे, कुछ तो कुछ और था। तो अब वो एक ही कमरे में रख पाना बड़ा मुश्किल है, कि ऐसा नहीं कि बस एक साइड दीवार कर दी तो इधर सब कुछ उसको डाल दो, उसको भी तो कैटेगराइज करना बड़ा ज़रूरी है ना। मतलब वो अनकॉन्शियस है, जो भी मटेरियल आपके पास पड़ा है वो भी, उसको भी एक सही जगह पे रखना बड़ा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे अनकॉन्शियस में क्या होना स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे कमरे बनने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ रूम्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो आपकी मेमोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, वो एक ऐसे कमरे में होगी जो जिसको एक्सेस करना बड़ा मुश्किल है। अनकॉन्शियस की बात हो रही है, वॉल के इधर की तरफ बात हो रही है कि इसको एक्सेस करना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल कि घर के अंदर एक बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर में एक बड़ा छोटा सा रूम है, उस रूम में जाके वो मेमोरी और वो एक्सपीरियंस और वो पार्ट पड़ा हुआ है। अब वो पार्ट एक पर्टिकुलर मतलब उस वो एक बेबी की फॉर्म में भी हो सकता है, एक इन्फेंट की फॉर्म में भी हो सकता है किसी टीनेज की, जब आप टीनेजर थे उस टाइम आपको एक एक्सपीरियंस हुआ जो कि बड़ा पेनफुल था, तो वो पार्ट यहाँ पर पड़ा है। तो ये बहुत सारे रूम्स बनने अब स्टार्ट हो गए हैं इस अनकॉन्शियस वाली साइड में, जो विजिबल नहीं है किसी भी इधर वाले बंदे को। यहाँ पर जो भी हो रहा है कुछ भी विजिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सारी चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रूम्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। किसी रूम में हिसाब लगाओ कि किसी रूम में कोई बच्चा है जो कि लॉक्ड है, मतलब ये सारे रूम्स लॉक्ड हैं। तो ये सारे रूम्स लॉक्ड हैं, इनको एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। क्यों लॉक्ड हैं ये सारे रूम्स? क्योंकि इनमें वो सारे पार्ट्स पड़े हैं आपके जो कि पेनफुल मेमोरीज हैं, पेनफुल फीलिंग्स हैं। कोई जब आप बच्चे थे उस टाइम किसी रूम में कोई बच्चा लॉक है, किसी रूम में कोई टीनेजर लॉक है, किसी रूम में हो सकता है कि कोई एडल्ट भी लॉक हो, डिपेंडिंग ऑन कि कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, कितनी पेनफुल मेमोरी थी। तो इस दीवार के इस साइड सारा अनकॉन्शियस है, इस साइड वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस से, आपकी कॉन्शियसनेस से बिल्कुल डिलीटेड हैं, आपको बिल्कुल याद नहीं है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं, इसीलिए जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको अपनी चाइल्डहुड की वो जो सारी मेमोरीज थी वो भूल जाती है, हमको अपना चाइल्डहुड बिल्कुल याद ही नहीं होता। और किन्हीं किन्हीं केस में जहाँ पे शायद अगर बहुत ज़्यादा कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल क्लीन स्लेट होती है वो, कि कुछ भी याद नहीं है, क्या हुआ था चाइल्डहुड में कोई याद ही नहीं है, कोई मेमोरी ही नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक वॉल बन गई है, एमनीजिक वॉल बन गई है, कि इधर आपकी कॉन्शियसनेस से वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। क्यों हटा दी गई हैं? ये भी बड़ा हेल्थी मैकेनिज्म है, ट्रॉमा के साथ डील करने का ब्रेन का एक बड़ा हेल्थी मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, कोपिंग मैकेनिज्म है बेसिकली। कि ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहती तो आपके पास टूल नहीं थे और आपको बॉडी जिंदा नहीं रह पाती। तो आपकी कॉन्शियसनेस से वो सारी चीज़ें हटनी बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए यहाँ पे ये वॉल क्रिएट हो गई। और इस वॉल के क्रिएट होने के बाद एक तरफ बन गया आपका कॉन्शियस माइंड जिसमें आपकी मेमोरीज आपको याद रहती हैं, और एक तरफ बन गया अनकॉन्शियस माइंड। और यहाँ पे अनकॉन्शियस तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे हज़ारों रूम्स हैं, हर रूम लॉक है, और हर एक रूम में कोई ना कोई आपका पर्टिकुलर एज में जैसे आप दिखते थे, जैसे जो भी आपका पार्ट था, कोई बेबी था 0 से 5 साल का, 5 से 10 साल का, 6 से 8 साल का, उसके बाद टीनेजर, और कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉक्ड पड़ा हुआ है। तो हीलिंग का क्या मतलब हो गया? अब यहाँ पे स्प्लिट हो गया ये। तो हीलिंग क्या हो गई यहाँ पे? अब जब बात करते हैं कि हमें माइंड की हीलिंग करनी है या हीलिंग इन जनरल, क्या हो गया कि ये जो वॉल क्रिएट हुई है ये वॉल हटनी चाहिए। जब ये वॉल हटेगी तो ये जो आप होगे इधर, आपकी अवेयरनेस में आएंगी ये सारी चीज़ें और ये सारी फीलिंग्स और ये सारी मेमोरीज। आपको हर एक दीवार को, पहले दीवार को तोड़ना होगा, दीवार को तोड़ के आपको हर रूम को खोलना होगा, हर रूम को खोल के आपको देखना होगा कि क्या पड़ा है इसके अंदर, कौन सा पार्ट पड़ा है, कौन सी मेमोरी थी जो इतनी पेनफुल थी, कौन सी एक्सपीरियंस था जो इतना पेनफुल था। और इवेंचुअली उस पेन को आपको अपनी सीरियसली इस कॉन्शियसनेस वाली लाइट को गिरा के वहाँ पे देख के उस पेन को एक्सपीरियंस करके, उस पेन को फील करके, फिर आप ये जो बंदा है यहाँ पर इस रूम में जो पड़ा है, बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, फिर वो आपकी इस कॉन्शियसनेस में इधर आ जाएगा, हील हो जाएगा। मतलब वो वाला जो पार्ट है वो हील हो जाएगा और वो आपकी इधर
कॉन्शियस अवेयरनेस वाली उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हटके ये अब आपकी अवेयरनेस में आ गया, ये इधर आ गया कंटेंट आपका। तो जैसे जैसे आप हर पार्ट को हील करते रहोगे वैसे वैसे आपकी जो साइकी है जो फ्रेगमेंट हो गई थी, यहाँ फ्रैक्चर आ गया था, मतलब माइंड फ्रैक्चर हो गया ना। बोन क्रैक हो गई का क्या मतलब होता है कि बोन फ्रैक्चर हो गई, मतलब क्रैक आ गया, उसमें ब्रेक आ गया। तो अगर ये घर है, ये माइंड है और इसमें एक ब्रेक आ गया, तो मतलब आपका माइंड फ्रैक्चर हो गया है, इस टाइम स्प्लिट आ गया है कॉन्शियसनेस में। कुछ चीज़ों की अवेयरनेस आपको है, कुछ चीज़ों की अवेयरनेस आपको नहीं है, राइट। तो जैसे ये सारे पार्ट्स हील हो जाएंगे, ये स्प्लिट खत्म हो जाएगा, आपकी साइकी एक होल उसमें आ जाएगी और आपका माइंड जो है वो हील हो जाएगा। और अब आपके पास सारे टूल्स होंगे, सारी रेगुलेशन टेक्निक्स होंगी कि अब अगर आपको सेम वो चीज़ ट्रॉमा अगर हैंडल करना भी पड़े, अगर आपके साथ सेम एक ट्रोमेटिक मेमोरी हो भी जाए, आपके साथ कोई ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस हो भी जाए आपको, तो आपके पास टूल्स होंगे कि आप उसको मैनेज कर लो। तो अब वो दोबारा स्प्लिट कभी भी क्रिएट नहीं होगा। और यही जो है बेसिकली क्या है, ये माइंड यही है, ठीक है। तो माइंड को हमको हमेशा अगर साइंटिफिक तरीके से समझना है तो एक हाउस की एनालॉजी से समझना है, और समझना है कि कैसे खाली लैंड होती है, उस टाइम कोई माइंड नहीं होता, जब बच्चा पैदा होता है कोई माइंड नहीं होता, बस लैंड होती है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चे को एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं, पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं, तो स्प्लिट क्रिएट हो जाता है, एक वॉल क्रिएट हो जाती है, माइंड फ्रैक्चर हो जाता है, एक तरफ कॉन्शियस माइंड बन जाता है, एक तरफ अनकॉन्शियस माइंड बन जाता है। और जैसे जैसे मटेरियल ज़्यादा बढ़ता रहता है वैसे वैसे अनकॉन्शियस कॉम्प्लेक्स होता रहता है, तो उसमें कमरे बनने लग जाते हैं, और ये कमरे सारे लॉक्ड होते हैं। किसी कमरों में कोई बच्चा पड़ा है, किसी कमरों में कोई टीनेजर है, किसी में कोई एडल्ट है। तो हीलिंग कैसे करनी है, हर एक कमरे को जाके देखना है, इस वॉल को नीचे गिराना है, हर कमरे को जाके देखना है, लॉक को ओपन करना है, बच्चे को हील करना है, पेन को रिलीज करना है बाय फीलिंग, और फिर आपकी जो साइकी है वो होल हो जाएगी और आप हील हो जाओगे। सो दिस इज व्हाट माइंड इज। मतलब अगर हम दोनों तरीके से देखें कि स्पिरिचुअली अगर इसको समझें, बड़ा इजीली हमने समझ लिया कि कुछ नहीं है, बस आपकी थॉट्स हैं। तो अगर थॉट्स नहीं होंगे तो माइंड भी नहीं होगा। और अगर साइंटिफिकली देखें तो वो भी हमने देख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, एंड बाय एन एनालॉजी ऑफ अ हाउस, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूंगी इस वीडियो में जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। तो नॉर्मली हमको लगता है कि ब्रेन माइंड सेम ही है, बट नहीं, डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो माइंड है वो एक इनटेंजिबल चीज़ है, मतलब थॉट एंड फीलिंग को माइंड बोलते हैं। कुछ थॉट्स होंगे, थॉट्स के साथ कुछ फीलिंग्स होंगी, तो इसका कॉम्बिनेशन माइंड है। तो ऐसी स्टेट है जहां पर कोई माइंड नहीं होता, अगर कोई थॉट नहीं है तो कोई माइंड भी नहीं है, लेकिन उस स्टेट में भी ब्रेन हमेशा रहता है। तो ब्रेन क्या है, एक फिजिकल ऑर्गन है आपकी बॉडी में, जो कि आपके सारी बॉडी को मैनेज करता है, जैसे कि ब्रीदिंग हो गई, जैसे कि डाइजेशन हो गया, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, है ना, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपके सेक्सुअल डिजायर्स, ये सारी चीज़ें जो है ये ब्रेन की वजह से ही बॉडी सारी मैनेज होती है। तो ब्रेन आपका एक फिजिकल ऑर्गन है बॉडी में, जो कि हमेशा रहता है, जो कि बॉडी को जिंदा रखता है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए जिंदा रखता है, सर्वाइव करवाता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन माइंड जो है वो इनटेंजिबल है, वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। सो अगर थॉट है तो माइंड है, अगर थॉट नहीं है तो माइंड नहीं है। जैसे कि साइंटिफिकली हमने देखा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास ब्रेन तो है, मतलब उसको भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है, उसके ब्रीदिंग भी हो रही है, डाइजेशन भी हो रही है, सारी चीज़ें, बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन्ड है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन माइंड नहीं है, मतलब कोई थॉट नहीं है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि हमको समझ आना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी है कि जैसे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अगर कोई सिम्टम दिखा हमें, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिम्टम हो सकता है, तो हम उसको बड़ा ऐसे न्यूरोलॉजी से उसको फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल नहीं है, वो प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत सारी जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ब्रेन बिल्कुल हेल्थी होता है। एक है कि ब्रेन आपका डैमेज हो गया है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ तो सच में ब्रेन पे इंजरी आ गई है, जैसे कि
कोई और बॉडी पार्ट पे इंजर हो गया आपका, तो वो है कि ब्रेन ही डैमेज हो गया है, उसकी वजह से आपको कंसिक्वेंसेज आ रहे हैं, उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि भूख नहीं लगती है, या जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हो, या उसकी वजह से स्ट्रेस हो गया है, तो वो न्यूरोलॉजिकल है क्योंकि ब्रेन डैमेज है, ब्रेन पे एक फिजिकल इंजरी है। लेकिन बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ब्रेन में अगर आप टेस्ट कराओगे तो वो शायद abnormal आएंगे, शायद abnormal आएंगे, लेकिन ब्रेन बिल्कुल हेल्थी है क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो न्यूरोलॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। तो इसीलिए ब्रेन वर्सेस माइंड हमको बिल्कुल समझ आना चाहिए कि ये क्या इसमें डिफरेंस है, कि जो ब्रेन है वो एक फिजिकल ऑर्गन है आपकी बॉडी में, लेकिन माइंड जो है वो एक इनटेंजिबल चीज़ है, मतलब समझने वाली चीज़ है, कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऑप्शनल है, लेकिन ब्रेन हमेशा रहेगा, जब तक बॉडी है ब्रेन हमेशा रहेगा। सो दैट इज ब्रेन वर्सेस माइंड। तो इसको भी समझना है कि हर जो डिसऑर्डर जो हमको लग रहा है कि न्यूरोलॉजिकल है, हो सकता है कि वो न्यूरोलॉजिकल ना हो, वो सिंपली साइकोलॉजिकल हो। तो ये हमको समझना आना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बड़ी अच्छी से बात कर ली है माइंड की। आई थिंक मैं क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ, मैंने जो भी बोलना था मैंने सब बोल दिया है। अब पता नहीं वो कितना रॉ था और उसमें कितना आपको समझ आया है, मैंने सिंपल रखने की कोशिश करी है, बट दिस इज़ व्हाट माइंड इज़। मतलब स्पिरिचुअली अगर हम बात करें, साइंटिफिकली बात करें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ब्रेन वर्सेस माइंड का डिफरेंस हमको समझ आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में, ताकि हम डिजीज़ को या डिसऑर्डर्स को गलत जगह जाके ट्रीट ना करवाएं। क्योंकि मैंने ये फर्स्ट हैंड देखा है कि गलत जगह जाके हम फंस जाते हैं कि प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, लेकिन उसको न्यूरोलॉजी के दवाइयाँ ही खाई जा रहे हैं, दवाई से नहीं चलेगा वो काम। उसके लिए इमोशनल रिलीज करने पड़ेंगे, इमोशनल जो प्रोसेसिंग है इमोशंस की, जो स्टक इमोशंस हैं आपके अनकॉन्शियस में जो पड़े हैं, ये जो लॉक्ड डोर्स पड़े हैं, इनको खोलना पड़ेगा। जब इनको खोल के आप हील करोगे तो फिर वो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो आ रहा है रिपोर्ट्स में, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर वो नहीं आएगा। सो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। Thank you so much for watching this video, and I will see you soon in the next one. Bye bye.